Hello friends. So let's do a few numericals first. That first one is sum of magnitude of two forces is 16 Newton. Okay, and if the resultant is normal to the smaller force, and has a magnitude of 8 Newton, find the forces. Okay, तो पहले एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कि हाउ वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक फोर्स मान लें ए, दूसरी फोर्स है बी. तो हमें दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 16 न्यूटन. इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी सिंपली 16, जस्ट मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड को सम करेंगे हम. और ये भी कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स. तो लेट्स से ए इज द स्मॉलर फोर्स. तो क्या होगा कुछ कि ए अगर ऐसा कुछ है, बी कुछ मान लीजिए ऐसा है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा है. ठीक है, तो हमें एंगल दी हुई है रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच की. तो हम क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन की tan ऑफ अल्फा यानी कि tan 90 यहाँ पर इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा. ये एक्सप्रेशन हम पिछले लेक्चर में भी यूज़ कर चुके हैं. तो अगेन यहाँ से क्या समझ आता है कि ए प्लस बी कॉस थीटा शुड बी वॉट, शुड बी जीरो फॉर tan 90. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी कॉस थीटा इज जीरो. तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं 16 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू जीरो. क्योंकि ए प्लस बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का जो सम था दैट वाज 16. तो बी कैन इजीली बी रिटन एज 16 माइनस ए. तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई 16 माइनस ए. इसके बाद आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, हाउ विल वी गेट द वैल्यूज ऑफ दीज ए एंड बी. हमें रिजल्टेंट ही पता है कि रिजल्टेंट जो है दैट इज 8 न्यूटन. तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम यूज़ करेंगे. तो रिजल्टेंट जो 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 16 माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके, प्लस 2 ए इंटू बी की जगह पर अगेन मैं लिख रहा हूँ 16 माइनस ए इंटू कॉस थीटा. ओके, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8. यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 64 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 16 माइनस ए इंटू कॉस थीटा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू 16 माइनस ए. और कॉस थीटा को हमने अभी देखा है कि लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ ए बाई 16 माइनस ए. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म. ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर. यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 16 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 64. तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो आपको लास्ट में रिजल्ट आ रहा है कि 64 इक्वल्स टू 16 माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी 10 या 6. तो हमारे जो दो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, जो दो फाइंड द फोर्सेस जो वैल्यू है, तो हमारे फोर्सेस हो जाएंगे एक 6 या 10.
तो यही दो हमारे फोर्सेस थे 6 और 10। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आप लोग सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफर्टेबल हो। तो हमने पहली इन्फॉर्मेशन क्या यूज़ की कि जो रिजल्टेंट है दैट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स। तो वहाँ से हमें ये रिलेशन मिला कि हमने एंगल का इस्तेमाल किया, तो हमें ये रिलेशन मिला वहाँ से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई 16 माइनस ए। उसके बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। तो हमने सीधा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया कि 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना था तो बी की जगह हमने लिख दिया 16 माइनस ए, वो पहली इन्फॉर्मेशन से, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस ऑफ ए बाई 16 माइनस ए। 16 माइनस ए कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 2a स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से मैं दिखाई दे दिया कि ये बन गया 16 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी फाइनली ये बन गया कि 64 इज इक्वल टू 16 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वहाँ से आपको ए की वैल्यू आ जाएगी 6 या 10। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं जस्ट जो वेक्टर्स पे होते हैं ना, बेसिक वेक्टर फॉर्मूला यूज करके। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एडिशन ऑफ which of the following will not be equal to 0। आपको पहला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया 10, 10, 10, यानी कि तीन वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 10 है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन तीनों वेक्टर को हम ऐड करें और रिजल्टेंट 0 हो? यानी कि एंगल का आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी एंगल पर देख सकते हैं। तो कोई भी तीन वेक्टर है, जनरली अगर हम कंसेप्ट सोचें कि एक वेक्टर ऐसा है ए, दूसरा वेक्टर है बी, उस वेक्टर अगर वो वेक्टर बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम शिफ्ट करके यहाँ बना सकते हैं। आई होप ये आपको पता है ये बात कि बी अगर हमको टेल बनाना था उसको हमने शिफ्ट करके हेड बना दिया। उसके बाद वेक्टर है सी। तो सी जो है वेक्टर वो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वापस घूम के यहाँ तक आ रहा है, ये वेक्टर आपका सी है। तो हम वेक्टर ए से स्टार्ट किए, ए प्लस बी प्लस सी। इस बार हम तीन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से इस चीज़ को समझाता हूँ कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। इस वेक्टर बी को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ बना सकते हैं। इन लोग को, इन दोनों वेक्टर को ऐड हम करें तो ये वेक्टर बन कहलाई, लेट से इसको हम कह रहे हैं सी। तो ये जो सी यहाँ पर है, दिस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। यहाँ पर वापस हम आते हैं, यहाँ पर जो हमारा सी है वो क्या है, वो जो सी है आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इस सी का एक्चुअली ये उल्टा वेक्टर है, यानी कि दिस इज बेसिकली माइनस सी। ये जो सी है और ये जो सी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, क्योंकि ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेगी यही लाइन रिजल्टेंट होगी ए प्लस बी की। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ऑपोजिट, जो कि इस बार एरो नीचे की तरफ है। यानी कि ये कोई भी रैंडम वेक्टर है जो हमने बी से स्टार्ट किया और ए के एंड तक आ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर माइनस सी विल बी वॉट, ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं सी, तो सी प्लस माइनस ऑफ सी विल बी वॉट, दैट विल बी ऑब्वियसली 0। यानी आपने क्या देखा कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं और स्टार्ट जहाँ से वेक्टर, पहला वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद फिर नेक्स्ट वेक्टर है और थर्ड वेक्टर आके वहीं पर टर्मिनेट हो जा रहा है। तो जब हम ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले एक टेल से हेड, फिर वहाँ पर दूसरा टेल से हेड, फिर हम टेल और हेड को ऐड करते हैं जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया। तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वेक्टर ए जा रहे हैं, फिर प्लस वेक्टर बी कर रहे हैं, फिर प्लस वेक्टर, ये जो तीसरा वेक्टर है वो बी के हेड से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर उसको लिखेंगे हम बस माइनस सी। क्यों माइनस सी लिखेंगे, बिकॉज हमें पता है कि ए प्लस बी अगर ये होता, अगर ये ए प्लस बी होता तो यहाँ पर वो वेक्टर बनता ऐसा, तो ये वेक्टर क्या बनता आपका सी। लेकिन हमने जो वेक्टर लिया वो इसका ठीक ऑपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको माइनस सी। इन तीनों का सम क्या हो जाना है 0। तो बात समझने वाली ये है कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक वेक्टर ये है वेक्टर 1, दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए वेक्टर 2, और तीसरा वेक्टर वेक्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर 1 पे आके टर्मिनेट हो जा रहा है वेक्टर 3। तो हम जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं घूम करके आ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम टर्म में बात करें, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो
जहाँ से जिस पोजीशन से हमें स्टार्ट हुए, हमने पहला डिस्प्लेसमेंट लिया 1, फिर हमने इस एंगल पर डिस्प्लेसमेंट लिया 2, फिर हम इस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिया और वापस वहीं पहुँच गए। तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर है। सो एग्जैक्टली दैट इज वेक्टर, कि जब कभी अगर 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या 5 वेक्टर या 10 वेक्टर भी हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम जिस पॉइंट से स्टार्ट किए वापस से वेक्टर उसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो यानी कि उन सभी वेक्टर्स का सम क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0। ओके, तो इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करें तो आप बताएं कि ये तीन जो वेक्टर्स हैं 10, 10, 10, इज इट पॉसिबल दैट एवर देयर सम विल बी इक्वल टू 0? तो सम को 0 होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि ये तीनों वेक्टर से कभी एक मिला करके एक ट्राइंगल बन जाए, राइट? क्योंकि अगर एक ट्राइंगल मुकम्मल बन गई, चाहे वो किसी भी एंगल पर बने, एंगल कोई हमारा कंडीशन नहीं है, हमें बस एक चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो अगर एक एंगल बन गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन तीनों का वेक्टर सम 0 हो सकता है। तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या रूल है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तीनों तो बराबर ही हैं, तो इन दोनों में से किसी का भी जो सम है 10 + 10 क्या होता है? 20। सो दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि ये जो केस है वो पॉसिबल है कि हाँ, यहाँ पर इन तीनों का सम मिला करके 0 हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट एक सिचुएशन देखें, जहाँ पर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 10, 10, 20, तो यहाँ पर भी आप देखिए क्या है कि कोई भी दो साइड अगर हम लें 10, 10, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो 10 और 10 यहाँ पर है, तो 10 और 10 का सम क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 20 तो हो ही रहा है, तो यानी कि ये केस भी पॉसिबल है। फिर हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है? सिचुएशन हो सकती है 10, 20, 30। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जो दो छोटे साइड्स हैं इनको हम ऐड करेंगे, क्या होगा? 30 तो आ रहा है ना कम से कम, यानी कि इस केस में भी पॉसिबल है कि हाँ, सम ऑफ टू साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्योंकि 30, 20 का सम तो ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, 30 और 10 का सम 20 से बड़ा है। तो हमें दो छोटे वाले को चेक करना है बेसिकली, तो 10 और 20 का सम भी क्या है? एटलीस्ट 30 के बराबर है, तो ये केस भी पॉसिबल है। लास्ट केस हमारा बनता है, लेट्स से कि 10, 20, 40। तो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि अगर हम दो छोटे चेक करें तो वो है 10 और 20, तो 10 और 20 का सम जो है वो 40 से कम है ना, तो सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट गेटिंग ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि ये जो केस होगा वो केस हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इन तीनों का सम कभी भी, चाहे ये तीनों वेक्टर किसी भी एंगल पर हो, इन तीनों का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स होंगे तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको ट्राइंगल बनाना है। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ से वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है, ये एक वेक्टर ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा हुआ, मान लीजिए फिर एक यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन 6 वेक्टर्स का जो सम होना है वो यहाँ पर क्या होना है? वो यहाँ पर 0 होना है। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई हम वापस वहीं पर आ गए। आप किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी यहाँ पर आप जब सबको इंक्लूड कीजिएगा तो आप वापस वहीं पहुँच जाइएगा ना। तो इन सभी 6 वेक्टर मिला करके जो टोटल सम होना है वो 0 होना है। ओके, सिर्फ ये जो ट्राइंगल वाला रूल है ये 3 वेक्टर के लिए हमारे पास हमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि हमें पता है बेसिक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी होती है, दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ट्राइंगल वाले रूल से हम चेक कर लेंगे कि हाँ, जो 3 वेक्टर्स अगर हैं इन तीनों का सम कभी भी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट पर हम इधर से एक फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, वो इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा। वहीं अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और उस पर एक फोर्स हम लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो उस केस में ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो इस केस में ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? फिर वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएगा। तो जब वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा है, मान लीजिए इस लाइन को हम कहते हैं पी क्यू, ये वेक्टर पी क्यू है जिस पर फोर्स लग रही है, तो इस लाइन के अलॉन्ग जब पी क्यू लाइन के अलॉन्ग वो मूव करेगा, तो वो टेक्निकली एक्स और वाई दोनों के अलॉन्ग जा रहा है ना, क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचा मान लीजिए,
तो यानी कि उसने इस टाइम में एक्स के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर किया और साथ ही वाई के लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है दिस फोर्स एफ, दिस हैज टेक्निकली टू कंपोनेंट्स। इसके अंदर दो कंपोनेंट छुपे हुए हैं, एक एक्स का और वाई का। ठीक है, तो इसीलिए हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कि जब भी कोई वेक्टर इस तरह से प्लेन में होगा तो हमेशा उसके अंदर दो कंपोनेंट छुपे हुए होते हैं, एक्स और वाई, और वो इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को मिला करके बनता है। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से देयर इज अ वेक्टर, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देयर इज एनी वेक्टर ए, वो फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक वेक्टर ए है। तो आपको दिख रहा है ना, ये वेक्टर एक्स के लॉन्ग भी है और ये वेक्टर वाई के लॉन्ग भी है। बेसिकली ये वेक्टर एक प्लेन में, द प्लेन विच होल्ड्स लाइन एक्स एंड वाई। मान लीजिए किसी एंगल पर एक्स के साथ है थीटा। तो हमें पता है कि जब भी कोई वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, और हमें ये भी चाहिए कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होल्ड कर रहा है। तो हमें सारा इन्फॉर्मेशन मालूम है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इस वेक्टर के अंदर व्हाट इज द एक्स कॉम्पोनेंट एंड सिमिलरली व्हाट इज द वाई कॉम्पोनेंट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, एक्स के लॉन्ग भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने और वाई पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस लेंथ को कह सकते हैं कि ये अगर हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो इस लेंथ को हम कह सकते हैं ओ ए, और इस पॉइंट को हम कह सकते हैं बी, और ये हमारा रिजल्टेंट है जो एक्चुअल वेक्टर है दैट इज अलोंग सी। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, एक राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी। तो सिंपली इस ट्राइंगल में ये जो ओ ए लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का ओ ए लेंथ, यही बेसिकली क्या है, दिस इज द शेडो ऑफ द कंप्लीट वेक्टर विच इज अलोंग लाइन ओ सी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो वेक्टर है ए, उसका ये शेडो है ना ओ ए। उसी तरह से ओ बी क्या है, ओ बी भी इसका शेडो है अलोंग वाई। सो दिस ओ ए इज बेसिकली component of A along x axis। ठीक है, और इसी तरह से दिस OB is component of A along y axis। तो अगर मान लीजिए ये वेक्टर A वेलोसिटी होती, तो कोई पार्टिकल होता है या कोई बंदा होता, वो इस लाइन OC के लॉन्ग जा रहा है। तो जब वो लाइन OC के लॉन्ग जा रहा है तो वो x के लॉन्ग भी जा रहा है और y के लॉन्ग भी जा रहा है, क्योंकि x में भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और y में भी कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि उसके पास एक वेलोसिटी है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी, आपको जो दिखाई देगा वो सिर्फ वेलोसिटी अलोंग ओसी दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर जो दो वेलोसिटीज छिपी हुई हैं, वो एक है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स वाली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसकी वजह से वो एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा, और वाई वाली जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वजह से वो वाई के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो ये कंपोनेंट कितना है, सिंपली हम राइट एंगल ट्राइंगल का जो रूल होता है, हम जो साइन थीटा कॉस थीटा सीखते हैं, बस वहाँ से हम ये ओ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओ ए कितना होगा आपका, कॉस थीटा होता है ना, पता है कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, ओ इज योर बेस, तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है ओ सी, तो ओ सी कॉस थीटा, और ओ सी है क्या, दैट इज ए, यानी कि ए कॉस थीटा। उसी लॉजिक से ओ बी क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी क्या है, ओ बी इज दिस लाइन, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या हो जाएगी अपने आप, फिर दिस विल बी 90 माइनस थीटा होगी, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये ओवरऑल 90 डिग्री है ना एक्स और वाई के बीच का एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाली एंगल क्या होगी, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अगेन हम कंपेयर करेंगे ओ बी को और ओ सी को। तो हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कॉस ऑफ
90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। उसी की जगह में लिखेंगे ए, ये बन जाएगा ए साइन थीटा। तो सिंपली क्या हुआ, सिंपली हमने ये सीखा कि अगर एक्स वाई एक्सिस में कोई भी वेक्टर ए है जो कि थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, तो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज ए कॉस थीटा, और इस वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज ए साइन थीटा। तो अगर ये वेक्टर मान लीजिए वेलोसिटी है, तो यानी कि ए को हम लिख सकते हैं वी। तो अगर ए को हम वी मानते हैं तो वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसको इस तरह से कि वी एक्स, सब्सक्रिप्ट में हम एक्स लिखते हैं, दैट विल बी वी कॉस थीटा, और सिमिलरली वी वाई विल बी वी साइन थीटा। यानी कि ये जो वेलोसिटी थी वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा जो कि छिपी हुई थी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसी वी एक्स की वजह से वो पार्टिकल एक्स के अलॉन्ग उसका कोऑर्डिनेट मूव कर रहा था, और उसी वी वाई की वजह से उस पार्टिकल का वाई के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट मूव कर रहा था। लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा था वो क्या था, वो था इन दोनों का रिजल्टेंट। तो जिस तरह से हमने देखा कि वेलोसिटी वी के अंदर या वेक्टर ए के अंदर इसके दो कंपोनेंट्स छिपे होते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, इसी लॉजिक को अगर हम इस्तेमाल करें तो एक्चुअली क्या है कि ये जो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आ रहा है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह से वेक्टर है ना, दिस इज वी एक्स, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और आपको डायरेक्शन भी मालूम है। मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है वी कॉस थीटा, और डायरेक्शन आपको क्या मालूम है, डायरेक्शन आपको मालूम है कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। उसी लॉजिक के हिसाब से आपको वी वाई भी दिख रहा है, तो वी वाई का आपको मैग्नीट्यूड पता है वी साइन थीटा, और डायरेक्शन आपको दिख रहा है वाई एक्सिस। तो यानी कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, हम लिखते हैं वी एक्स प्लस वी वाई, वेक्टरली ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 vx वी वाई कॉस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, क्या होगा ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स वी वाई, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी एक्स एंड वी वाई, वी एक्स और वी वाई के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि एक्स वी एक्स इस लाइन के अलॉन्ग है, वी वाई इस लाइन के अलॉन्ग है, यानी कि कॉस ऑफ 90। मतलब क्या, ये तो टर्म जीरो हो गया आपका, कॉस 90 जीरो होता है मालूम है हमें। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि वी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है 1। यानी कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, वी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू सिंपली जस्ट वॉट, अंडर रूट वी स्क्वायर यानी कि जस्ट वी। तो हमने जब इन दोनों वेक्टर्स को वापस से ऐड किया तो इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, हमें वापस से वी आ गया। अगर हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो यानी कि ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली ये वी ही था ना। तो वी का जो कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट में हमने इनको तोड़ा वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, उन कंपोनेंट को हमने जब वैसे ही वापस ऐड किया तो वापस से हमें सेम वैल्यू मिल गई वी की। अगर हम एंगल निकालना चाहें तो एंगल के लिए भी क्या है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है ना कि ये यही एंगल है ना वो थीटा, यानी कि ये कंपोनेंट कितना है, ये है आपका वी साइन थीटा और ये आपका वी कॉस थीटा। तो अगर हम ये एंगल निकालना चाहें तो ये एंगल वापस से क्या आएगी, वी साइन थीटा डिवाइड बाई वी कॉस थीटा। तो वी साइन थीटा बाई वी कॉस थीटा, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो वी साइन थीटा बाई वी कॉस थीटा वो क्या आएगा, वापस से टेन थीटा आ रहा है, तो थीटा ही एंगल थी ना यहाँ पर, दिस वॉज थीटा एंगल, तो वापस से सब कुछ सेम आ गया। यानी हमने क्या सीखा कि अगर हम दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को अगर हम उनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, एक्स के लॉ, जिधर थीटा एंगल है उधर वी कॉस, या अगर ए है तो ए कॉस, और वाई के लॉ यानी कि उसकी जो परपेंडिकुलर है वो ए साइन। और अगर उन्हीं दोनों वेक्टर्स को हम वापस से ऐड करते हैं तो फिर से हमें सेम वही वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा और जिसका डायरेक्शन भी वही होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम कंपोनेंट के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ डिफरेंट तरीके से इसको फिर समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।